महत्वपूर्ण योजना की दृष्टि से एक बैठक थी। आप सबको जानकारी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 तारीख को सुबह 10 बजे रहन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और ये कार्यक्रम जिला स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें चारों विधानसभा क्षेत्र हमारे, चाहे वो जुबाली है, फतेहपुर है, इंदौरा है, नूरपुर है, और उस विशाल जनसमूह में 15,000 से ज्यादा लोग जो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें नहीं लगता है कि जो 15,000 की चुनौती है यह हमारे लिए कठिन होगी। सफल कार्यक्रम की दृष्टि से सभी विभाग जो है वो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जो है वो बना दिए हैं। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम जो इस रैली के दृष्टि से पूरा करेंगे। जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास का जो विषय है, हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से अब चुनावी इस संग्राम को मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और अपने आंखों से देख रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है उसमें और पहले के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर हम सबके ध्यान में है कि जब 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश की जनता को एक विश्वास दिया था, और 19 में जो मोदी जी का जो चुनाव था, जो मोदी जी का जो विश्वास पूरा हुआ था, और ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये कोई मात्र 5 वर्षों की कारगुजारी का चुनाव नहीं है। देश की जनता को यह महसूस हो गया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के सुशासन में और जो गरीब कल्याण की दृष्टि से जो अनेकों योजनाएं इस देश को दी है, निश्चित तौर पर जो पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होगा। जिस तरह से हम 282 में पहली बार आ खड़े, उसके बाद हम 303 में पहुंच गए, और पार्टी ने कहा है कि हम 303 से बढ़कर पार्टी ने कहा है कि 350 भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 400 पार। ये आंकड़ा जो है ये हम सब के लिए एक लक्ष्य है। और मोदी जी ने कोई गारंटियां नहीं दी थी जो 2014-2019 में। मोदी जी ने जो अपने जीवन में जो सारे मोड़ देखे, और उन्होंने एक एक करके कि किस प्रकार से देश का गरीब व्यक्ति किस प्रकार की स्थिति से गुजरता है, उनके निवारण के लिए उन्होंने एक से एक योजना। आज मैं चर्चा करूं उज्ज्वला योजना की, तो मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी उज्ज्वला योजना की। मोदी जी को लगा कि ये जो उन्होंने बचपन में ये देखा है कि किस प्रकार से गरीब परिवार को एक धुएं से गुजरना पड़ता है, वो एक उज्ज्वला योजना लेकर आए और उन्होंने उसकी कल्पना नहीं की, सपना नहीं दिखाया। आज हर गरीब के घर में वो चूल्हा हम देखते हैं। मोदी जी को लगा कि ये गरीब परिवार को जब शौच के लिए जाने की जो वो स्थिति होती है तो किस प्रकार से गुजरना पड़ता है, वो मोदी जी ने अपने आंखों से देखा है। और वो लाल किले की प्राचीर से सपना नहीं दिखाया था। इस छोटे से प्रदेश में भी उस योजना के अंतर्गत 1,92,000 गरीबों को शौचालय बनाकर दिए। मोदी जी ने जब जनधन खाते खोलने की जो शुरुआत की थी तो विरोधियों ने उसका मजाक बनाया था, लेकिन आज उस खाते के द्वारा गरीबों का पैसा बिचौलियों के हाथ में नहीं जा रहा है।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो व्यवहारिक जो निर्णय इस प्रकार के एक योजना के रूप में लिए हैं। आज हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन, मैं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल में 75 साल में 7.5 लाख नलके लगे, 7.5। और मोदी जी की जल जीवन मिशन में इन पिछले 4-5 वर्षों में ही 8,92,000 नलके लगे। और नलके नहीं लगे, जितनी भी सिंचाई की जितनी भी हमारी पाइपें थी सबको बदल दिया गया। और इसी प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में भी हर खेत में पानी पहुंचे, इसको भी सुनिश्चित किया। ये गारंटी नहीं दी थी मोदी जी ने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस प्रकार से एक एक योजना को जो हमारे आम जीवन में जो व्यवहारिक तौर पर जो हमारे काम आती है या जो हमारी मुश्किलात होती है उसको कैसे हल्का किया जाए। और मोदी जी को भी पता था कि जब गरीब के पास जब बीमारी का वो संकट होता है तो पड़ोसी भी मुंह फेर लेते हैं, कभी कभी अपनी जमीन को भी गिरवी रखना पड़ता है। क्या किसी ने सोचा था कि एक विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की आयुष्मान भारत योजना इस देश में आएगी। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है उस योजना को लागू करने में हिमाचल प्रदेश के सपूत और उस समय के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी इस मंत्रालय के मंत्री थे और उन्होंने इस योजना को देश के लोगों को दिया। आज बीमारी हो ना हो, ऐसे ही एक विश्वास बना रहता कि अगर इस प्रकार के अगर संकट के दौर से गुजरना पड़ा तो 5 लाख तक हम इसका लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार की जो गरीबों से जुड़ी हुई जो एक योजना जो मोदी जी ने हमें दी, ये 2014 से लेकर 2019 के इस कालखंड में हमने देखा है। और जो बड़े राष्ट्रीय स्तर जो बड़े निर्णय हुए उसकी चर्चा भी हम लगातार सुनते हैं, देखते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। अगर मैं अपने हिमाचल प्रदेश की ही बात करूं, हमने नहीं सोचा था कि हमारा पठानकोट से मंडी भी इस प्रकार का एक बड़ा सड़क मार्ग बनकर तैयार होगा। हमने ये नहीं सोचा था कि कांगड़ा से शिमला की जो हमारी सड़क है वो इस प्रकार के नए आकार में हम उसको देखेंगे। हमने ये नहीं सोचा था कि कीरतपुर से मनाली जो जहां 7 और 8 घंटे का सफर लगता था वो कभी 4 घंटे में पूरा होगा, 3 घंटे में पूरा होगा। एक बहुत बड़ा बदलाव ये जो मैं कह रहा हूं, चाहे वो हमारा सड़क क्षेत्र है और इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कभी हिमाचल ने सोचा था कि छोटे से प्रदेश में भी एम्स जैसा बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान स्थापित होगा। और आज हम सबके सामने बनकर तैयार हुआ रिकॉर्ड समय में बिलासपुर के अंतर्गत। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस छोटे से प्रदेश में एक रिकॉर्ड समय में 4 मेडिकल कॉलेज आएंगे। आप जिस भी क्षेत्र में बात करें, आज हिमाचल प्रदेश चाहे हाइड्रो है, चाहे वो पेयजल क्षेत्र है, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र है, चाहे वो सड़क मार्ग का क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इस प्रदेश के अंदर आए हैं। ये पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के सुशासन छोटे से प्रदेश में। और निश्चित तौर पर इस बार पहले 2019 के जो रिकॉर्ड थे हमारे चारों लोकसभा प्रत्याशियों के, इन कामों के दम पर मोदी जी की विशेष हिमाचल के प्रति जो कृपा रही है उनके दम पर, और हिमाचल प्रदेश के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वह हिमाचल के हैं और उनके नेतृत्व में ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और हिमाचल के लोग भी एक शानदार विक्ट्री के साथ उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। इस प्रकार का वातावरण हम हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। और जहां तक कांगड़ा की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कांगड़ा से एक ऐसे अनुभवी और नौजवान प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है कि जिनका संगठन के क्षेत्र में बहुत बड़ा लंबा अनुभव है। वो अनेकों जिम्मेदारियों में संगठन का कार्य देखते रहे हैं। ऐसे सामान्य एक कार्यकर्ता राजीव भारद्वाज जी। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वो इस जिला के किसी भी या इस संसदीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग से जिनका कोई दूर दूर का संबंध ही नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी इस सीट पे चुनाव लड़े तो उनको 2,48,000 मत पड़े, लेकिन वो इस कांगड़ा से संबंध रखते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन 2,48,000 से जुड़े वैचारिक परिवार से भी
एक ऐसा कोई नौजवान या कोई नौजवान हमारी बहन नहीं मिली जिसको वो कांगड़ा की सीट से चुनाव मैदान में उतार सके। और कांगड़ा के लोगों में एक संदेश चला गया है कि जो हमारा अपना है वो हमारा अपना है। और लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं गलती से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया तो लोग कहां जाएंगे मिलने, कहां ढूंढेंगे उनको। और वो कांगड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो लंबे समय तक प्रदेश और देश की राजनीति में रहे होंगे, लेकिन कांगड़ा के लोगों के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है? आम लोगों में चर्चा है कि यहां पर कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इस मोदी जी के विकास की सुनामी के आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया। तो हमें तो ये लगता था कि कहीं ये जो प्रत्याशी आए हैं ये सूरत और इंदौर की तरह लास्ट में अपना पर्चा ही वापस ना ले लें। अगर पर्चा वापस ना भी लिया, अगर चुनाव मैदान में डटे रहे, तो ये मैं कह सकता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हिमाचल के इतिहास में आज तक लोकसभा की जितने भी हार जीत के जो रिकॉर्ड बने हैं, एक नया हार का रिकॉर्ड हिमाचल की इस देव धरती में स्थापित हो जाएगा। इस संभावना को कोई नहीं नकार सकता। ये आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं। कपूर जी, अभी आपने एक बात कही है कि जैसे कांग्रेस का लीडर है, अगर मान लो जीत जाता है तो उनको पब्लिक कहाँ ढूंढेगी। ऐसे ही जो पिछली बार सांसद थे किशन कपूर जी, तो वो भी किसी क्षेत्र में नहीं गए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किशन कपूर जी जमीनी नेता थे, 5 बार वो विधायक बने, 3 बार वो सरकार में मंत्री रहे, और एक बार जब लोकसभा के चुनाव में लड़े तो देश के अंदर प्रतिशत में दूसरे नंबर पर जिनको ये जनता ने आशीर्वाद दिया। लेकिन किशन कपूर जी का कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहा। आपको पता होगा कि लास्ट अभी भी वो वहाँ उपचाराधीन थे एम्स में। जिस आदमी के अपना स्वास्थ्य और तबीयत ठीक नहीं है, स्वाभाविक है कि उनको ये मौका नहीं मिला लोगों के बीच में जाने के लिए। उस बात को हम नजरअंदाज नहीं करते हैं, लेकिन ये सच्चाई भी बिल्कुल है। लेकिन ये जो आए हैं, इनको कहाँ ढूंढेंगे हम, बताइए, कहाँ पूछेंगे कहाँ है? सर, ऐसे है भाजपा में भी कुछ तालमेल की कुछ अटकलियां से लग रही है कि अपना समन्वय बिठा पा रही है भाजपा। कुछ गद्दी समुदाय नाराज है, कुछ ओबीसी वर्ग नाराज है, कुछ ऐसे भी नेता हैं जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं, कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो ऐसे कैसे आप इस चुनाव का समन्वय बिठा पाएंगे? आपके 2 प्रश्न हैं कि कुछ वर्ग नाराज है और कुछ लोग दल जो वो आ रहे हैं जा रहे हैं। जहां तक नाराजगी का विषय है, चाहे वो गद्दी समुदाय हो चाहे ओबीसी समुदाय हो, मैं भी लोकसभा प्रत्याशी की उस सूची में था कि मुझे वो टिकट मिले। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का निर्णय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में हो गया, उसी दिन से हम लगातार पार्टी के उस आदेश का पालन करते हुए आज भी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर नूरपुर में आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास की चिंता कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा साफ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नाराजगी अपने आप में खत्म हो जाती है, नाराजगी अपने आप में छोटी हो जाती है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी वर्ग को ये नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है, ये नाराजगी महसूस हो रही है। रही बात दूसरी कि कुछ लोग दल के लोग इधर आ रहे हैं उधर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक हमारे दल में आए हैं, हमने नहीं उनको बुलाया अपने पास। 6 उन विधायकों के साथ क्या गुजरी है, उन्होंने अपने हर वो पत्रकार वार्ता हो या अलग से उनके वक्तव्य हो, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से 15 महीने के उस कालखंड में प्रदेश के उस कुशासन की उस व्यवस्था में उन्होंने गुजारे हैं। और जब मौका आया तो उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से निर्णय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने अपना विधानसभा में राज्यसभा के उम्मीदवार को समर्थन दिया। और उसके बाद पार्टी ने पहले कहा है कि ये विशाल हृदय की पार्टी है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। और पार्टी ने सोच विचार कर निर्णय लिया और उनको पार्टी में भी लिया, उनको चुनाव मैदान में भी उतारा कि उनको ऐसा ना लगे कि नहीं हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। और आने वाले समय में देखना आपने, सब लोग जीतेंगे। और भी एक कड़ी तैयार हो गई है जिसकी चर्चा लगातार सारे नेता कर रहे हैं।
लेकिन आज के जो विषय है वो नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के सुशासन में जो 10 वर्षों में जो योजनाएं चली है वो घर द्वार तक पहुंचे। सर, लोकसभा के साथ जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या तैयारी और क्या आप सोच रहे हैं कि कितनी सीट आपको इस बार मिलने की? वाई इलेक्शन हाँ जी, 6 के 6 हम जीत रहे हैं भैया, कोई गलतफहमी में ना रहे, 6 के 6 हम जीत रहे हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कहना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होंगे, जीत हार का फैसला हो जाएगा, उसके तत्पश्चात शीघ्र ही पुनः ही ये जो कांग्रेस है वो टूट जाएगी और भाजपा पुनः सत्तासीन हो जाएगी, उस चुनाव आ जाएगा। उसका कारण क्या जी? जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा है, उस उम्मीद का जो आधार है वो ये है कि जिस प्रकार से चारों के चारों सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत होगी लोकसभा की, 6 के 6 हमारे बाई इलेक्शन जो हम जीतेंगे, तो जो कुछ एक और उनकी जो अगली श्रेणी तैयार बैठी है वो सोच विचार नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे साथ जो जनता है उनका हित का है। उसके जो कयास है वो बिल्कुल जमीनी कयास है, सरकार बीजेपी की होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।